हमारे जीवन से जुड़े कुछ जरूरी पहलू जो बहुत अंडररेटेड होते हैं, उनमें से एक है अच्छी नींद। हम अक्सर जान ही नहीं पाते कि हमारे अच्छे जीवन के लिए अच्छी नींद कितनी जरूरी है, और समझ नहीं पाते कि अगर नींद खराब हो तो उसका हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर कितना खराब असर पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें दिल की सीजन 4 में हूं आपके साथ रिचा अनुरुद्ध। बातें दिल की यह खास इनिशिएटिव है स्लीपवेल फाउंडेशन का, और इसके पिछले एपिसोड में हमने न्यूरोलॉजिस्ट और स्लीप एक्सपर्ट डॉक्टर मनवीर भाटिया से एक अच्छी नींद के बारे में बहुत सारी जानकारी ली थी। उसी बातचीत को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस एपिसोड में हम खास तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी मेंटल हेल्थ का एक अच्छी नींद से क्या रिश्ता है। डॉक्टर मनवीर बताएं। हमने जैसे डिस्कस किया पिछले एपिसोड में कि अच्छी नींद ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए, एपेटाइट, बॉडी वेट, ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए बहुत जरूरी है। तो इमोशनल वेलनेस या इमोशनल हेल्थ के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है? तो इसके लिए हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारी जो इमोशंस हैं, खासकर बैड इमोशंस, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, अपसेट हो जाना, उदासी आना, ये कैसे ब्रेन में फंक्शन करती हैं या प्रोसेस करती हैं। तो इसमें एक समझा जाए तो एक छोटा सा एक एरिया है ब्रेन का, जितना ऑलमोस्ट एज द साइज ऑफ अ बादाम की तरह, वो ब्रेन के अंदर डीप है। इसको सिंपल शब्दों में एक एंगर सेंटर कहते हैं। इसका नाम है अमिगडला। जब हम किसी चीज से डिस्टर्ब होते हैं तो एक तरह से ये फायर करता है। तो जब फायर करता है, बहुत सारी केमिकल्स निकलते हैं जो हमारा रिएक्शन कर देते हैं कि हम जोर से भड़क जाते हैं, चिल्लाते हैं। इसका कई साइंटिस्ट ने इसको नाम दे रखा है, जैसे लाइक एन एक्सेलरेटर काइंड ऑफ समझिए। तो ऑब्वियसली इंसान जो ह्यूमन बीइंग है, हम एनिमल से डिफर ही ऐसे करते हैं कि हम अपने आप को कुछ कंट्रोल करना हमारे को आना चाहिए। तो इसके लिए एक ब्रेन में अंदर एक मैकेनिज्म बना है जो ब्रेक समझ के बोलो। तो वो ब्रेन के आगे वाले हिस्से में है, उसको एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये हिस्सा इस चीज पे थोड़ा कंट्रोल करता है और ब्रेक की तरह अप्लाई करता है कि मेरे को अगर रिएक्शन मेरा लगता है कि मैं करूं, पर ये उसको कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं करो। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म्स होती हैं। तो अब ये देखा गया है कि जब हमारी नींद खराब होती है कि ब्रेक का काम खराब हो जाता है। तो अगर वो ब्रेक का काम खराब हो जाएगा तो सेंटर विल कीप फायरिंग। इनफैक्ट वो कहते हैं 50 to 60% जो इसका इफेक्ट आना चाहिए वो कम हो जाता है। अब when we say नींद खराब, it could be because of anything, चाहे नींद जो इंसोम्निया बोला, स्लीप एपनिया कहा, खराटों की वजह से नींद उड़े, किसी भी रीजन से नींद अगर ठीक नहीं होगी तो ये अमिगडला बहुत फायर करता है और बहुत ज्यादा फिर हमें गुस्सा आता है। मेंटल हेल्थ खराब हो, मतलब डिप्रेशन हो या स्ट्रेस हो या कोई बिहेवियरल इश्यूज हो या रिलेशनशिप इश्यूज हो, तो नींद खराब होती है, या नींद खराब हो तो ये सारे इश्यूज खड़े हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। सालों तक यही समझा गया कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी का दौर, ये सब नींद को खराब करते हैं। तो नींद क्यों खराब होती है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जब हम ये मेंटल हेल्थ गड़बड़ है जो हमारे को जागृत कर देती है। ठीक है, कि अगर नींद ठीक नहीं है, वो भी एक मेंटल हेल्थ खराब होने का एक लक्षण है। तो या तो वो साथ साथ चल रहा है या कुछ समय के बाद आएगा, मतलब उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हो सकते हैं। और या दूसरा है कि अभी मेरे को सिर्फ नींद की प्रॉब्लम है, बट अगर मैंने इसको ठीक नहीं किया या समझा नहीं तो आगे चल के डिप्रेशन, एंजाइटी आ जाएगा। किसी केस स्टडी से आप हमें किसी एग्जांपल से समझा सकते हैं? मैं बहुत सारे आजकल स्टूडेंट्स में देखती हूँ जो कोई एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और रात रात भर जागते हैं, और खासकर इंडिया के काफी स्टेट से आके दिल्ली में रह रहे हैं। तो लिविंग कंडीशंस चेंज हो गई, फैमिली नहीं है, प्रेशर है, सिर्फ पढ़ लो, 2-2 साल 4-4 साल IAS की तैयारी कर रहे हैं। पहले वो सिर्फ यही कहते हैं कि हमारी ना नींद गड़बड़ हो गई है, कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी। बट अगर उनको थोड़ा सा पूछा जाए तो कहेंगे हाँ, शुरू में तो नींद गड़बड़ हुई थी, बट अब ऐसा कुछ हो गया कि मेरी कंसंट्रेशन भी ठीक नहीं हो रही, मैं लाइब्रेरी में बैठती हूँ पर मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा। फिर वो भी सोचते हैं कि चलो नींद की वजह से नहीं। फिर होता है कि अब ना मेरी इच्छा नहीं है, मेरे को फ्रेंड से मिलने की इच्छा नहीं, घर से फोन आता है, मेरे को बात करने की इच्छा नहीं। फिर धीरे धीरे मेरा एपेटाइट भी चला गया, भूख भी चली गई। तो इसका मतलब वो एंटर कर गए हैं आप डिप्रेशन में। जब नींद आती है तो एकदम से उठ के बैठ जाना, चहक जाना, बॉडी को हिल जाना, पैनिक हो रहा है रात को। सो वो स्लीप
स्टार्ट हुआ स्लीप इशू बट एंटर कर गया डिप्रेशन एंजाइटी, तो उसको फिर हमारे को बहुत डिटेल में इनसे बात करके समझना पड़ता है इनके साथ क्या हुआ। खराब नींद का हमारी मेंटल हेल्थ पर या इमोशनल वेलनेस पर इतना गहरा असर कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जा सकता है? अब हमें पता है काफी हद तक कि जो डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह है केमिकल काइंड ऑफ डिरेंजमेंट है। तो जब हमारी नींद खराब होती है दीज केमिकल्स ऑल गेट वेरी डिस्टर्ब्ड। जैसे हमने रात को बोला कि जो हमारे कॉर्टिसोल है, नॉरएड्रेनालिन है, डोपामीन है, जो अच्छे केमिकल्स हैं ये सारे रेगुलेटेड हैं नींद के साथ। तो अगर नींद नहीं ठीक आएगी तो इनकी रेगुलेशन गड़बड़ हो जाती है, तो हमारा फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, अच्छा महसूस करना, वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो डिप्रेशन कैन कॉज स्लीप सिम्टम्स एंड स्लीप सिम्टम्स विल कॉज डिप्रेशन। तो अगर हमने इंसान की इमोशनल हेल्थ या मेंटल हेल्थ को ठीक रखना है तो हमारे को नींद को भी उसके अंदर इंक्लूड करके हेल्प करना बहुत जरूरी है। एक और चीज देखी गई है कि अगर हम किसी पेशेंट्स को दोनों चीजें प्रॉब्लम है, कोई कह रहा है कि मेरी नींद भी ठीक नहीं और मेरा मन भी ठीक नहीं, अगर हमने खाली मूड ठीक करने के पे फोकस किया और नींद इम्प्रूव नहीं हुई तो उसका डिप्रेशन भी ठीक नहीं होता। तो हमको इनको दोनों को अलग अलग ठीक करना है ताकि इंसान इंटर रिलेटेड है, ये लोग इंटर रिलेटेड है बहुत ज्यादा। मैं ये भी समझना चाहूंगी कि कभी कभी होता है कि टेम्पररी फेज होता है, स्लीप डिसऑर्डर या नींद ना आना है, कोई भी प्रॉब्लम कितनी लंबी चले तो हमें लगे कि अब हमें आई थिंक एक एक्सपर्ट हेल्प की जरूरत है। कुछ भी चीज हमारी रूटीन में अगर परिवर्तन आता है, कोई पार्टी हो गई, जॉब में कुछ इशू हो गया, काम पे इशू आ गया, तो सबसे पहली वो नींद खराब हो जाएगी एंड आमतौर पे कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगी। इशू जब आती है जब ये परसिस्टेंट हो जाए। अब परसिस्टेंट हमारी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में 3 महीने बोला गया है। 3 महीने में अगर हफ्ते में कम से कम 3 दिन रात खराब है तो जरूर इसको क्रॉनिक इंसोम्निया बोलते हैं। बट लेस देन 3 मंथ्स भी अगर हफ्ते में 3 दिन खराब हो रहा है और आपको प्रभाव इसका दिन पे आ रहा है, देन यू शुड सीक हेल्प। अच्छा, अगर कुछ बेसिक चीजें अगर हम समझना चाहें कि क्या कुछ ऐसी चीजें होती है कि ये खाने से नींद खराब होने का ज्यादा चांसेस है, का क्या रिलेशन है, और आजकल तो से भी 4 कदम आगे लोग चले गए हैं, क्या सब कुछ हो रहा है, और या फिर अच्छी नींद के लिए भी कई बार पुराने लोग नहीं ये कह देते हैं ये पता नहीं 1 गिलास दूध पी के सो जाओ या ये खा लो। तो ये थोड़ा सा फूड एंड ड्रिंक्स का रिलेशन बताइए स्लीप। तो अगर हम छोटे टाइम का समझे, अक्यूट सिम्टम्स बोलते हैं जो पहले कुछ 3-4 हफ्तों में है, तो यस हम अपनी रूटीन में क्या करें कि मैं वापस ट्रैक पे आ जाऊं। एक तो अपना उठने का समय फिक्स्ड ही रखें। अच्छा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इसको वेरिएबल मत करें और डोंट कीप थिंकिंग कि मैं थोड़ा देर 1 घंटा और लेट जाऊं, मैं शायद दोपहर में 2 घंटे लेट जाऊं क्योंकि रात की मेरी कम है तो मैं कैचअप करता रहूं, तो फिर वो रात और 1-2 रात और खराब हो जाएगी। दूसरा, एज फार एज पॉसिबल अपनी रूटीन को जारी रखिए। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, बैडमिंटन करते हैं, योगा वॉक करते हैं तो करते ही रहिए। अगर चलो इतना है, लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी थक रही है, हम उतना नहीं कर सकते, तो हाफ कर दो, 0 पे मत जाओ। देन जो कॉफी का हमने डिस्कस किया, जो प्योर कॉफी कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो 1 बजे के बाद नहीं लेना, और वैसे भी एक चाय शाम को 4-5 बजे ले सकते हो। रात को कई लोग चाय पीते हैं कि मैं चाय पी के सोती हूँ, तो वो पक्का नींद को गड़बड़ करेगा। अच्छा, नाउ कमिंग टू और स्लीप के साथ ना बहुत डिटेल में ये रिसर्च हो चुका है। तो क्या करती है कि नींद आने में मदद करती है, बट एक और चीज करती है कि ब्रेक्स द स्लीप। तो कुछ 2-3 घंटे के बाद जब बॉडी में लेवल्स गिरेंगे तो वो नींद तोड़ देगी। फिर लोगों को होता है कि अब तो फिर मेरे को नींद ठीक नहीं आ रही, तो अगले नाइट दे विल इंक्रीज द क्वांटिटी। सो ये does that. Second is कि जिन लोगों को स्नोरिंग है उनको अगर वो लेते हैं तो उनकी स्नोरिंग विल बिकम मच वर्स। और स्नोरिंग का एक नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया, रात को सांस में रुकावट। तो अगर वो रुकावट आएगी तो वो नींद फिर तोड़ेगी। इसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि मैं कारण तक पहुंचूं और उसको रेमेडी करूं, ना कि मैं स्लीपिंग पिल खा लूं या ले लूं। जो फूड सब्सटेंसेस हैं कि वो नींद में हेल्प करते हैं। तो मिल्क एक ऐसा सब्सटेंस है, अच्छा, उसमें एक जो निकलती है चीज वो हमारे नींद को हेल्प करती है, अमाइनो एसिड है जो हेल्प करता है। ऐसे ही एक वार्म शावर एट नाइट, वो क्या करता है कि बॉडी को आउटसाइड वार्म करता है, बट आफ्टर द बाथ द बॉडी कूल्स। तो जब बॉडी थोड़ी टेम्परेचर कम होता है तो नींद बेटर होती है। बट ज्यादातर ये है कि मैं अपना उठने का टाइम फिक्स रखूं और बहुत ज्यादा नींद के बारे में सोचूं नहीं। इशू ये आता है कि जब ये 3-4 दिन ऐसे हो तो लोग सोचने लग पड़ते हैं, घबरा जाते हैं।
बातें दिल की में हम लगातार लोगों से कहते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो एक्सपर्ट्स के पास जाएं। तो अगर मैं साइकोथेरेपिस्ट के पास जाती हूँ तो क्या वो नींद को उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे? और अगर आपके पास कोई आता है अपनी नींद की परेशानी को लेकर, तो क्या आप साइकोथेरेपी को उतनी इंपॉर्टेंस देती हैं? अभी मैंने जैसे 25-32 इयर्स के लोग देखती हूँ, मुझे लगता है कि इनको रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से नींद उड़ गई है और अपना नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर हम जरूर काउंसलर की मदद लेते हैं। अच्छा। बिकॉज आई वुड नॉट वांट टू गिव देम एनी अदर मेडिसिन। पर अगर वो नींद की इशू डिप्रेशन की तरफ चल पड़ी है और मॉडरेट सिवियर डिप्रेशन हो गया है, जैसे मेरे को कल एक लड़की ने बोला कि जो चीजें मेरे को खुशी दिलाती थी ना वो अब नहीं दिला रही, तो दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग डीपर देन जस्ट स्लीप। तो हो सकता है फिर हमारे को थोड़ी सी मेडिसिन देनी पड़े, बट काउंसलिंग जरूर स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज उनकी हमको लाइफ की ट्रेजेक्टरी देखनी है। अगर वो 25-26 साल या 30 साल के हैं तो थोड़ी देर में मेडिसिन से हेल्प कर सकती हूँ, बट काउंसलिंग तो चाहिए ताकि जिंदगी में आगे और स्ट्रेसर्स आएंगे, बार बार इनकी ना बार बार नींद गड़बड़ होती है। आई मीन एज अ टाइम स्ट्रेस विल कम, द स्लीप विल गो, फिर ये वरीड हो जाएंगे। तो कोपिंग स्किल्स हमारे को एनहांस करनी है, तो काउंसलर का बहुत डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रोल है। 2-3 पहलू में बात करूंगी जो ज्यादातर यंगस्टर्स की लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने कहा रिलेशनशिप्स, अब रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस आ गया या तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब आजकल क्या है, सब कुछ बहुत जल्दी भी हो गया है। पहले तो इंतजार करना होता था कि भाई मिलेंगे तब लड़ाई होगी, अब तो सब कुछ फोन पर, व्हाट्सएप पर है। रात रात भर जाग रहे हैं, प्रॉब्ली चाहे अच्छी बातें भी कर रहे हैं या लड़ाई झगड़ा हो गया तो पूरी रात आप फोन पर हैं और उसमें झगड़ा कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, इनका नींद पर और फिर हमारी मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ता है? ये जो कनेक्शंस में बहुत कंटिन्यूस कनेक्शन हो गया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो कभी आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगेन इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कई लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, उनको कुछ भी ये हो जाएगा तो फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन विद स्लीप विल गो। बिकॉज इसको हम एक थ्योरी बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपर अराउजल। मतलब शरीर के अंदर आप बहुत टेंस जब हो जाते हैं, जो केमिकल्स निकलेंगे वो हमें अलर्ट कर देते हैं, और जैसे ही हम अलर्ट होंगे तो नींद चली जाएगी। तो हमारे को ये समझना है कि हम ये अलर्टनेस को या अपनी ये अराउजल सिस्टम को कैसे डैम्पन किया जाए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत सेंसिटिव हैं, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि आप बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हो। जब आप डिस्टर्ब हो गए तो सबसे पहले तो चाहे फिजिकल इलनेस है चाहे इमोशनल है, बुखार भी हो जाएगा तो नींद उड़ जाएगी, इमोशनल गड़बड़ हो जाएगा तब नींद उड़ जाएगी। तो यू शुड टेक इट एंड अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी। तो हमारे पास एक मॉडल है इसका नींद खराब होने का, जिसको हम एक 3P मॉडल बोलते हैं, पर जो मैं आप अपने पेशेंट्स को भी समझाती हूँ ताकि जो समझ पाए। इसका जो फर्स्ट P है वो है पर्सनैलिटी। कि मैं हूँ कैसी। जैसे हम कहते हैं सेंसिटिव, थिंकर, मेटिकुलस, प्लानर, कुछ जेनेटिक, तो उनमें बहुत ज्यादा चलता है कि मैं P, जो फर्स्ट P हो गया। सेकंड P है कि कोई प्रेसिपिटेटिंग इवेंट। अब इवेंट कुड बी लड़ाई झगड़ा, कुड बी चेंज ऑफ होम, जॉब। तो जैसे ही वो सेकंड वाला आता है हल्की सी नींद खराब होती है, जैसे आपने कुछ बोला, कुछ भी रूटीन में गड़बड़ होगा, पर ये वापस आ जाएगा। पर थर्ड P इज द कल्प्रिट। उसको हम परपेचुएटिंग बोलते हैं कि हम सोचने लग पड़ते हैं कि अरे मेरे को तो अब नींद नहीं आई, अब कल फिर नहीं आएगी, मैं रात को बिस्तर में जाऊंगी वो फिर नहीं आएगी, तो ये सोच हो गया। दूसरा होगा कि मैं इसके लिए अब क्या करूं, मैं दिन में लेट जाऊं, मैं अपनी रूटीन चेंज कर लूं। तो ये फैक्टर्स हमारी नींद को खराब करते हैं। अब जब तक हमारे पास पेशेंट आता है, उसके 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, वो इवेंट तो आके चला गया, तो या तो हम पर्सनैलिटी पे काम करें या उसके थॉट्स पे काम करें। उनमें काम करने से असर और रिजल्ट पक्का मिलता है, पर थोड़ा टाइम लगता है। बट इट्स नॉट अ नॉकआउट कि ब्रेन में स्लीपिंग पिल लो और सो जाओ। लोगों को चाहिए इंस्टेंट एक्चुअली। कौन से बहुत बेसिक टिप्स हो सकते हैं, भाई मुझे नींद नहीं आ रही है, म्यूजिक हो गया, या क्या ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छी स्लीप इंड्यूस कर सकती हैं बिना स्लीपिंग पिल्स लिए? एक तो जैसे म्यूजिक है, तो म्यूजिक हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज को ऑल्टर कर देता है। बट हर तरह का म्यूजिक नहीं। हाँ, तो ये अगेन इंडिविजुअल के ऊपर है कि मेरे को किस प्रकार का म्यूजिक सुनना है। बट ऑब्वियसली इट हैज टू बी कामिंग म्यूजिक, यू कांट हियर ड्रम्स एंड रॉक म्यूजिक एट नाइट। दूसरा है कि कुछ डीप ब्रीदिंग बहुत काम करती है। अच्छा, ये भी पूरा साइंटिफिक प्रूफ है कि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबा सांस अंदर और लंबा सांस छोड़ना, आपका सिस्टम जो रिलैक्सेशन वाला सिस्टम है
हम एक्टिवेट करते हैं, अच्छा, एंड दैट इज द होल एम कि ब्रेन को रिलैक्स कर लो। तो सोने से पहले ये अच्छा सोने से रहेगा। पहले इट्स गुड आइडिया टू डू दैट डीप ब्रीदिंग। तीसरा है जो मिल जाता है आपको आजकल और यूट्यूब में भी, या बस साइकोलॉजिस्ट भी करवाते हैं, इट्स कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, PMR बोलते हैं। उसमें होता है कि अगर किसी को बोलो कि आप रिलैक्स कर लो तो नहीं होता, तो देन यू ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जैसे टो से स्टार्ट करो, पैरों की उंगलियों को पहले टाइट करो, काउंट फॉर 3 or 4 एंड देन रिलीज। फिर एंकल, फिर काफ, फिर नी, कम अपवर्ड्स। ओके, तो जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर आते चले जाओगे, योर ब्रेन विल स्टार्ट रिलैक्सिंग। एंड कई Okay. दफा लोग नी, कई दफा हिप तक पहुंचते हैं तो नींद आ जाती है। ओह, ये अच्छी एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज विजुअल इमेजरी। ब्रेन ऐसा नहीं बना कि हम बोले कि तुम कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, लेट जाओ, तो वो चल पड़ेगा जितना आप उसको करोगे। तो देन यू हैव टू टेक इट टू सम अदर पार्ट। तो विजुअल इमेजरी होता है कि आप आंखें बंद करके एक ऐसा सीन इमेजिन करो जहां पे आपने कुछ हॉलिडे किया, या कोई आपको कोई जाना है कि इच्छा है, विच इज लाइक अ सीनरी। You will start getting absorbed in it, and as you go into it, your brain will relax. और एक जो मुझे लगता है बहुत बड़ा दुश्मन जो आजकल सब यंगस्टर्स कर रहे हैं, सोने से पहले मतलब बेड पे बैठकर लैपटॉप पर वो कोई OTT, नेटफ्लिक्स, Amazon चला देते हैं, और कई बार वो देखते देखते लोग सो जाते हैं। So, see, ये भी एक बहुत एक अपनी लाइफ स्पैन में एक हमने चीज देखी, ठीक है ना। पहले सीरियल्स थे, और वो सीरियल्स होते थे कि एंड हो गया 1 घंटे में, जब व्हाटएवर, एंड देन इट वुड कम अब अगले हफ्ते आएगा। अगले हफ्ते आ गए, तो यू हैड नो चॉइस। जब से ये कंटिन्यूटी आई है ना, इसमें ब्रेक नहीं है। सो द ब्रेन हैज दिस फीलिंग ऑफ फीलिंग गुड। हम क्यों लेते हैं? ताकि वो जो सेंटर है वो आपकी केमिकल रिलीज करता है जो आपको बहुत अच्छा महसूस करता है। तो ये OTT वगैरह उसी सेंटर पे काम कर रहे हैं। सो यू हैव टू फॉर्म सम डिसिप्लिन ऑफ हैविंग दैट टाइम कि आई विल पुट इट ऑफ। क्या जेंडर का कोई कनेक्शन है नींद से, कि हम कहें कि भाई आदमियों को ज्यादा नींद आती है या ज्यादा डिसऑर्डर्स उसमें होते हैं, और महिलाओं को ऐसी कोई स्टडी या देयर इज सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स, है ना। जो इंसोम्निया बोला हमने, वो एक्चुअली वुमेन में ज्यादा कॉमन है। नींद ना आना, हाँ, नींद ना आना, नींद खराब होना, नींद टूटना, ऑल काइंड्स ऑफ दोस। कि वुमेन का ब्रेन इज डिफरेंट। विमेन जनरली जहाँ मर्जी समझो, मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, केयर टेकर्स विमेन हैं, तो दे हैव अ सिस्टम जो एक अराउजल सिस्टम मैं बोलती हूँ, जनरली उनका हाई रहता है। तो इंसोम्निया विमेन में ज़्यादा कॉमन है। स्लीप एपनिया, खराटे मेन में ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन। बट विमेन पोस्ट मेनोपॉजल में रिस्क उतना ही बढ़ जाता है स्नोरिंग का। एक और डिसऑर्डर है जो काफ़ी हद तक मिस हो जाता है, उसको हम RLS कहते हैं। वो है कि जब आप रात को बिस्तर में सोने के लिए जाओ, आपके पैरों में कुछ अजीब सी गुदगुदी, डिस्कम्फर्ट, बेचैनी, कई शब्द यूज करते हैं लोग। कई कहते हैं पैर फूलने लग पड़े, घुस गए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बट बहुत दिक्कत करते हैं टांगे और पैर। और सिर्फ सोते समय बेड में जब जाते हैं। फिर लोग कहते हैं दबा दो, हमारे कंट्री में तो वैसे एक दबाने की आदत है, तो इट्स वेरी हार्ड। जब ये शुरू हो जाता है तो उनकी नींद खराब हो जाती है, और ये विमेन में होता है ज्यादा। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत क्लियरली पेशेंट्स बता नहीं पाते, डॉक्टर बहुत ज्यादा पूछ नहीं पाते। तो होता है कि तुम्हें तो नींद नहीं आ रही, तो तुम चलो ये कोई डिप्रेशन हो गया, तुम ये दवाई खा लो। डिप्रेशन की दवाइयाँ इस चीज को बढ़ा देती हैं, तो दे आर वर्स। आई हैव पीपल मेरे पास आए हैं जो रात को पूरा लेट रही हैं, इतनी ज्यादा वो पैरों में दिक्कत और बेचैनी, ये मिस हो जाती है डायग्नोसिस। तो तभी हम बार बार कहते हैं कि जो आके कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, उसकी बहुत डिटेल में हमारे को ये पूछना है कि तुम दिन में क्या करते हो, कितने घंटे बिस्तर में सोते हो, चाय कॉफी कब पीते हो, रात को ये हो रहा है, कोई खराटे हो रहे हैं, क्यों नहीं नींद आ रही, कोई ट्रेजेडी हो गई, तो फिर उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। कई बार लोग अनसुपरवाइज्ड स्लीपिंग पिल्स की नींद नहीं आई अपने आप ले आए, हालांकि कई बार नहीं मिलती हैं या कहीं से सोर्स कर लेते हैं। स्लीपिंग पिल्स खाने का हमारी मेंटल हेल्थ पे फर्दर और कितना खराब असर पड़ सकता है, ये मैं जानना चाहूंगी। स्लीपिंग पिल्स काम कैसे करती है? रिलैक्स कर देती है। हाँ, तो हमारे ब्रेन में एक एरियाज हैं जो जब हमें नींद आती है वो एरिया एक्शन करता है। कुछ तो एंजाइटी के ऊपर भी एक्ट करती हैं और कुछ स्लीपिंग का भी करती हैं, तो दोनों चीजें कर देती हैं। पर जो दोनों चीजें करती हैं, हमने डिस्कस किया था अबाउट क्वालिटी स्लीप, कि हमें डीप स्लीप चाहिए, हमें रेम स्लीप चाहिए पूरी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए और बॉडी की फंक्शनिंग। तो ये जब स्लीपिंग पिल्स है ना, ये वो डिस्टॉर्ट कर देती हैं। कहने को तो आप सो गए, बट आपकी वो
रेम नॉन रेम डिस्टॉर्शन हो जाती है। उसकी वजह से इन द लॉन्ग रन इसकी दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक होता है कि हम कहते हैं टॉलरेंस डेवलप होती है। टॉलरेंस मतलब जितनी इसका एक्शन था वो धीरे धीरे एक्शन कम हो जाता है। आज मैंने पॉइंट जो भी खाओ, अगर 0.25 खाओ अल्प्राक्स एज़ोलप्रिडम खाओ 5 मिलीग्राम, तो कुछ समय के बाद लगेगा मैं इसको डबल कर दूं, 10 कर दूं, तो वो टॉलरेंस होके वो बढ़ जाएगा। सेकंड इज ये ओवर द लॉन्ग टाइम हैबिचुएशन कर देती है कि इसके बिना अगर आपने छोड़ी तो नींद बिल्कुल ही उड़ जाएगी और विड्रॉल सिम्पटम्स भी होंगे, विड्रॉल्स होंगे, बॉडी विल जस्ट स्टार्ट ब्रेकिंग। मेरे पास लोग आए हैं, उनको ये होता है कि मेरे पास होनी चाहिए, अगर वो नहीं है दे कैन हैव अ पैनिक अटैक कि मेरी मतलब इतनी डिपेंडेंस हो गई। हाँ, इट्स एडिक्शन। बट फिर भी चलो लोग कहते हैं मैं सो तो रही हूँ, बट फिर ये जाके डिप्रेशन कर देगी। आई वुड से कि कभी ना कभी लेट्स पुट इट इन दिस पर्सपेक्टिव कि जरूरत हो सकती है स्लीपिंग पिल की सपोज, बट हमारे को बहुत क्लियर है कि कितनी देर के लिए देनी है, मतलब अनसुपरवाइज्ड ना लें, डॉक्टर की सलाह पर ही। या डॉक्टर की सलाह पे लो, थोड़ी डोज ले लो और फिर कब तक लेनी है। बट आई ऑल्सो वांट टू से कि जो लोग सुन रहे हैं और सपोज लंबे टाइम से खा रहे हैं, प्लीज अपने आप बंद करने की कोशिश भी ना करें। कुछ क्या होता है जब मैं पेशेंट्स को हम कई दफा समझाते हैं तो वो कहते हैं मैं कल से बंद कर दूंगा, फेज आउट करना। यस यस, इट विल क्रिएट वेरी वेरी सिवियर विड्रॉल्स, बॉडी विल कोलैप्स, बिस्तर से आप उठ नहीं पाते फिर वो। तो हम सुपरविजन के साथ उसको हटाने की मदद जरूर करेंगे, अपने आप बंद नहीं करना जो 5 साल 10 साल से गोली खा रहे हैं। मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ को ही लेके मतलब बहुत कुछ हुआ, एफर्ट्स हुए गवर्नमेंट की तरफ से भी, एनजीओ की तरफ से, मीडिया की तरफ से, कि अब अवेयरनेस आ गई है। अब हम टैबू नहीं मानते कि अगर मैं किसी से कहूँ कि भाई मेरी साइकोथेरेपी चल रही है तो उतनी शर्म नहीं होती जो जितनी पहले हुआ करती थी। उस अवेयरनेस की उस जर्नी में स्लीप डिसऑर्डर्स को लेकर कितनी अवेयरनेस आई? क्योंकि आपके पास पेशेंट्स जिस तरह से आते होंगे तो आपको लगता है कि अभी भी लोग समझ पा रहे हैं कि भाई इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना, नहीं तो कई लोग हमारे व्यूअर्स ही सोचेंगे कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। आई थिंक ओवर द इयर्स, अब मेरे को तो मोर देन 30 इयर्स हो गए इस लाइन में, तो बहुत फर्क पड़ गया। पीपल अपने आप आ रहे हैं, लोग 100% फर्क आ गया है कि उनको पता है कि मेरे को ये अगर हो रहा है तो इसके लिए मेरे को कुछ करना चाहिए। पर ये मैं मानती हूँ जरूर कि अभी भी टाइम लग रहा है, तो वो घूमते घामते आते हैं, बट आई थिंक जनरली अवेयरनेस है। मेरा ये पेशेंट्स को कहना होता है कि 60% 70% हम करेंगे, 30-40% आपको करना है, और समटाइम्स द अदर वे अराउंड, 30-40% हम करेंगे, 60-70% आपको करना है, तब जाके आप हो जाओगे ठीक। बट आपको हमारे साथ साथ रहना है। एक और आजकल समझ मुझे लगता है अवेयरनेस काफी बढ़ी है, वो है गट हेल्थ को लेकर। और बार बार ये कहते हैं कि आपका गट जैसा होगा, आपका पेट अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक चल रहा है तो आपका माइंड और ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सब पर असर पड़ेगा। मैं आजकल देख रही हूँ कि कई बार जो वेट मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, जो लोग गट हेल्थ पे काम कर रहे हैं, वो भी अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि नींद कैसी थी रात में, बाउल मूवमेंट पूछते हैं और नींद पूछते हैं। ये क्या कनेक्शन है? जो हमारी नींद है और जब गुड स्लीप है उसमें सारे जो हार्मोन्स है हमारा एपेटाइट कंट्रोल करते हैं और हमारा सेटाइटी बोलते हैं कि हम फुल हो गए, वो दो बहुत जरूरी है वेट के लिए। और स्पेशली लोग अगर लेट सो रहे हैं तो ये देखा गया है उस टाइम मंचिंग बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने 7 बजे लोगों को बोला खाना खा लिया और सो रहे हैं लोग 2 बजे तक, तो वो क्या करेंगे? पीपल विद द वेट मैनेजमेंट, एक तो ये पता करना है कि आप कितने घंटे जाग रहे हो और क्या करते चले जा रहे हो, तो उसमें एक्टिविटी वगैरह का भी बहुत लिंक है। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो आपकी एक्टिविटी भी ठीक नहीं होगी, यू आर वेरी लेथार्जिक, यू आर वेरी टायर्ड, मोटिवेशन कम हो जाता है। सो हम ये भी कहते हैं कि स्लीप इज लाइक अ बेस, और उसके ऊपर यू हैव न्यूट्रिशन, यू हैव एक्सरसाइज, यू हैव गुड हेल्थ। कई सालों से बहुत क्लियर फोकस है न्यूट्रिशन पे, लोगों को पता है कि क्या खाना है, कब क्या खाना है, कैसे करना है। एक्सरसाइज का भी बहुत डिटेल्ड आ चुका है कि कितने मिनट रोज होना चाहिए। बट आई एम होपिंग दैट ग्रेजुअली वी अंडरस्टैंड कि अगर ये नींद ठीक नहीं होगी ना, ये बेस ठीक नहीं है, तो ये दोनों चीजें भी ठीक नहीं हो पाएंगी। देखिए आज आप लगातार कह रहे हैं कि कितना अंडररेटेड है और या इसका महत्व हम समझते नहीं है, और जैसे जैसे हम ये एक रैट रेस में है, कंपटीशन में, तो हम देर तक काम करने को या देर तक पढ़ने कितना हमने इसको ग्लोरीफाई कर दिया कि अरे उनका बच्चा तो रात 2 बजे तक पढ़ता है। और हमेशा 11वीं 12वीं में शुरू हो जाती है प्रॉब्लम, 10वीं के साथ कंपटीशन की तैयारी। यू आस्क पीपल कब से प्रॉब्लम है, दिल से तब से प्रॉब्लम। अब मैंने कल जो किसी को देखा, द हस्बैंड इज वर्किंग इन यूएस टाइम, उनकी मेंटल हेल्थ का क्या होता है? उनका वो ही इज अवेक द होल नाइट। अब शी सेज मैं भी नहीं सो पाती हूँ बिकॉज ही इज इन एंड आउट। तो एक और इंटरेस्टिंग ये होता है कि नींद अगर फैमिली में एक बंदे की खराब हो तो काफी फैमिली की खराब हो जाती है। कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, उनकी नींद हैज बिकम वेरी बैड। सो व्हाई? किसी के बच्चे तो बाहर विदेश बैठे हुए हैं, तो वहां से वो कॉल करेंगे रात को, तो नॉट स्ट्रेस वाली खबर बच्चे की सुन ली,
तो मदर फादर की नींद वैसे उड़ गई। एक ही बंदे की नींद के साथ पूरी फैमिली पे असर प्रभाव पड़ जाता है। मेरा आखिरी सवाल, जो हर घर की कहानी है, बच्चों को सुबह कितनी देर तक सोने दिया जाए? हर घर का झगड़ा है ये। सी बच्चे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स, इनको एक्चुअली चाहिए करीबन 9 घंटे टू फील फ्रेश। तो 9 इनको मिल नहीं पा रहे, किसी भी कंट्री में बहुत मुश्किल से मिल पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज एक तो ये लेट बहुत सो रहे हैं, फिर इनके स्कूल के इशू है। तो अगर हमारा टाइम फिक्स्ड है फॉर वेकअप, तो कोशिश करना चाहिए कि हम बेड टाइम थोड़ा सा ठीक रखें, ताकि 9 घंटे की। हाँ, 9 नहीं मिले तो 8 तो मिले, बट 6-7 मिलने पे तो दे आर वेरी बैड। तो कई कंट्रीज वर्ल्ड में तो उन्होंने स्कूल टाइमिंग्स, हाई स्कूल जो कहते हैं हम टीनेजर्स, उसको लेट कर दिया है, ताकि आप थोड़ी और देर सो सको, ताकि आपकी नींद पूरी हो सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च ने क्लियर किया है कि जब नींद खराब होती है तो हमने बोला कि इनको डिप्रेशन का चांस है, एंजाइटी का चांस है, मूड डिसऑर्डर, इरिटेबिलिटी, और एक और चीज है रिस्क टेकिंग बिहेवियर, जो हम कहते हैं जजमेंट, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा धुंधला पड़ जाता है। ये कारण है कि जो बच्चे थोड़ा वगैरह की तरफ जाते हैं, इट इज मोर कॉमन देखा गया है जिनकी नींद ठीक नहीं है। अच्छा। तो ये जजमेंट जो चीज है कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। सो इसीलिए उनमें और भी फोकस करना चाहिए कि हम उनको ध्यान रखें, ताकि दे डोंट गो टुवर्ड्स दिस बैड हैबिट्स। और मुझे लगता है बच्चों को हम तभी सिखा पाएंगे जब पेरेंट्स की लाइफस्टाइल ठीक होगी। So, अगर पेरेंट्स हर समय बहुत रात तक पार्टीज कर रहे हैं तो बच्चे पर तो बुरा असर पड़ ही रहा है। वो देख कहा जाता है ना, एक कहावत है कि यू कैन टेल समबडी व्हाट टू डू बट यू सेट एन एग्जांपल, दे विल फॉलो। तो बोलने से काम नहीं चलने वाला, आपको वैसा ही बनना पड़ेगा मॉडल, देन दे विल फॉलो यू। हमने आज बहुत सारी बातें की और पिछले एपिसोड में भी बहुत सारी बातें हुई थी और बड़ा मजा आया मुझे, गलतफहमियां दूर हुई और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। पर चलते चलते मैं चाहूंगी डॉक्टर भाटिया, अगर आप दोनों एपिसोड्स का एक सबके लिए रिकैप जैसा कर दें, कुछ बेसिक टिप्स या कह सकते हैं डूज एंड डोंट्स। सो आई थिंक पहले तो हम ये समझें, ऑल ऑफ अस टुगेदर डिसाइड करें कि स्लीप कितनी जरूरी है। ठीक है, इट्स लाइक व्हाट वी कॉल अ पिलर ऑफ हेल्थ, और इसको अटेन करने के लिए हमें क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे फोकस करना है, टाइमिंग पे फोकस करना है, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स के लिए। अच्छी रात के लिए हमारे को दिन पे बहुत गौर करना है। तो दिन में एक रूटीन जारी रखिए, सुबह नेचुरल लाइट, दिन में गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, रात को सोने के समय कुछ भी जो आपको माइंड को रिलैक्स कर दे, आप उसको अडेप्ट करना शुरू कर दीजिए। एंड एक कंसिस्टेंट बेड टाइम और अ वेक टाइम रखिए। तो आई एम श्योर क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइमिंग को अगर हम अपने माइंड में रखेंगे तो वी विल हैव अ गुड नाइट एंड अ गुड हेल्दी लाइफ। और साथ में मुझे लगता है कि बहुत सारी हम चिंताएं जो करते रहते हैं कि अगले दिन कल क्या होगा, तो लिव इन द मोमेंट, जिसको हमेशा कहते हैं कि प्रेजेंट में रहें, कल की बहुत ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि कल की चिंता जो सबसे पहली चीज हमारी छीन लेती है वो है नींद। और जैसे ही नींद छीनती है तो क्या क्या होता है, ये लगातार 2 एपिसोड में हमने डिस्कस किया। तब उम्मीद करेंगे कि इस कॉन्वर्सेशन से आपको फायदा मिला हो, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हों और लाइफ को लेकर थोड़ी क्लैरिटी हुई हो। अपनी लाइफस्टाइल अगर आपको कहीं लगता है कि चेंज करने की जरूरत है तो जरूर कीजिए, और उम्मीद करेंगे कि आप सब एक अच्छी नींद एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर भाटिया। थैंक यू सो मच।